अभी आप देखिए जो ट्विटर को खरीदा गया, इसमें कहीं ना कहीं चाइना का फुटप्रिंट तो है ही। क्या हुआ आपने एलन मस्क को जो है वो इंडिया में टेस्ला नहीं बनाने दी, उसको मौका मिला तो उसने, सुनने में आ रहा है कुछ कह रहे हैं कि हाफ ऑफ इंडिया ट्विटर स्टाफ हैज बीन फाइर्ड, कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ ट्विटर जो इंडियन स्टाफ है वो सारा फायर कर दिया है। तो इसको आप, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? 50% पैसा चाइना ने लगाया, 30% पैसा डीप स्टेट से है, और 20% पैसा एलॉन मस्क ने लगाया। क्योंकि एलॉन मस्क के पास पैसे आने का एक ही तरीका, अगर वो टेस्ला के शेयर बेचे। अगर वो टेस्ला के शेयर बेचता तो मार्केट में पता लगती। शेयर तो उसने बेचे नहीं। $44 बिलियन लाने का तरीका है, बैंक देगा नहीं, लोन मिलेगा नहीं, वीसी लगाएगा नहीं, तो पैसा तो कहीं से है। अब चाइना की मंशा क्या है? हमारा 2024 का आने वाला इलेक्शन, और शादी पहले तो खरीद लिया इतना महंगा, और फिर कहा कि जी ब्लू टिक के ऊपर भी $8। तो कैसे देख रहे हैं आपके, सबसे पहले क्यों खरीदा गया इतना महंगा, और आप इसको इस तरह से जैसे लेके जा रहे हैं, एम्प्लॉयज को भी निकाल रहे हैं, इंडियन सीईओ को हटा के दोबारा दूसरा इंडियन सीईओ रख लिया है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? सुमित भाई, एक और चीज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। मैं देख रहा था कि अमेरिका के अंदर एक कमेटी ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स है। ये बेसिकली एक फेडरल इंटर एजेंसी कमेटी है जिसका काम ये होता है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस देखना। तो अमेरिका के अंदर भी ये बात शुरू हो चुकी है कि ये जो चीज़ है, ये जो ट्विटर खरीदना है, इस इट कुड हैव नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। आप क्या समझते हैं कि अगर अमेरिका के लिए नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं, इंडिया का तो चलो और मामला है ना कि वो फेवर्स मांग रहा था, आपने दिया नहीं है, सो आप इसको फिर किस सेंस में देख रहे हो कि एक बंदा, उसके पीछे चीनी हो, सऊदी हो, और ठीक है, और वो खुद जो है वो बिजनेसमैन है, तो वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए तो नहीं कर रहा सारा कुछ। तो नहीं। आप क्या समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये जो प्लेटफॉर्म है कंट्रोवर्शियल हो सकता है, या स्टेट की इसके ऊपर नजर पड़ सकती है और इसकी वैल्यू खो सकती है? ट्विटर जो है ये बहुत पावरफुल पॉलिटिकल टूल बन चुका है। देखिए आरजू जी, अगर आप देखें 44 बिलियन में, आपको एक चीज बता दूं, आपको पता है ट्विटर में 2 बिलियन एक साल का लॉस है। यानी कि क्वार्टर का 500 मिलियन, यानी कि दिन का 5 से ज्यादा मिलियन, यानी कि 1 घंटे का करीब $1,00,000 का लॉस है, मोटा मोटा मैं बात करूं तो उससे भी ज्यादा का डॉलर। 5 मिलियन तो दिन का है, 5 मिलियन हो गए 50 लाख, 50 लाख तो दिन, तो मतलब $10 लाख करीब करीब घंटे का लॉस है। मुझे तो कैलकुलेशन ही मैं भूल गया। तो अब आप सोचेंगे इस ब्लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन को ले कौन रहा है, इसमें कहानी क्या है, किसी काम की है? देखिए आरजू जी, सीधी सी बात है, यहाँ बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे। चाइना की हमेशा से नजर थी ट्विटर पे। चाइना ट्विटर को एक्वायर करना चाहता था, खुद यूज नहीं करता, खुद बैन कर रखा है, ताकि वो दुनिया में जो भी डेमोक्रेसी है उनमें ओपिनियंस को इन्फ्लुएंस कर सके। पहले जो ट्विटर की फंडिंग आती थी चाइना से आती थी काफी। फिर इसमें जब चाइना का एंगल दिखने लगा तो चाइना को लगा यार ऐसे बात बनेगी नहीं। पहले आपने देखा होगा जैक डॉर्सी था, जैक डॉर्सी की पूरी लेफ्टिस्ट इमेज थी, उसको हटा के पराग अग्रवाल को लगा लाया। पराग अग्रवाल की एक न्यूट्रल सी इमेज सी, बात बनी नहीं। तब से ट्विटर को खरीदने बेचने की बातें चली। अब खरीदने बेचने की बातें चले, चाइना को ट्विटर चाहिए पर चाइना का नाम नहीं चाहिए। अगर ये चाइना का नाम लग जाएगा उस दिन ही खत्म है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे खड़ा किया एलॉन मस्क को। एलॉन मस्क कौन है? दुनिया का रईस आदमी। पर एलॉन मस्क की अगर आप कहानी देखे तो मैंने आपको आर्टिकल भी भेजा था, हमारा न्यू एज पॉलिटिकल पॉन्स जो मैंने गार्डियन में लिखा था। एलॉन मस्क क्या था? एलॉन मस्क जब ये कहानी ऐसे शुरू होती है आरजू जी, करीब 4-5 साल पहले ये नाटक कर रहा था। मैं बेंगलोर में प्लाट लगाऊंगा, बीजिंग में लगाऊंगा, मुझे इलेक्ट्रिक कार बनानी, ये करना वो करना। तो फिर इसने बोला नहीं नहीं मैं बीजिंग में लगा रहा हूँ। अब जो सीसीपी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो 3 स्टेज पे चलती है। आप देखिएगा, पाकिस्तान को किसी ने $1 बिलियन नहीं दिया, इतनी फ्लड आ गई आ गई। श्रीलंका को $1 बिलियन नहीं है, यहाँ 44 बिलियन किस लिए लगा रहे? शगुफे के लिए। दूसरी चीज बताऊं आपको सर, ट्विटर में $2 बिलियन का लॉस है, $2 बिलियन का लॉस है। दिन में $5 मिलियन का ज्यादा लॉस है पर डे। तो अगर आप वहां बैठते हो तो करीब करीब आप 70-80 लाख रुपए तो दिन घंटे के उड़ा देते हो, ये लॉस है। अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखूं, अगर मैं 1 या 2% इंटरेस्ट भी लूं, आज के यूएस में 3% है, मैं 2% लेता हूं, तो एक कैपिटल का कॉस्ट लगाइए 1 बिलियन, $3 बिलियन तो यहां हो गए। ठीक है जी। तो अब इसका, अब ये तो हो गया, ये तो गणित हो गई हिसाब किताब। चाहिए साहब दो चीज देखिए, अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, आपके पास पैसे आने का तरीका क्या? या तो आप अपने पैसे लगाओ। इलॉन मस्क ने 44 बिलियन के शेयर नहीं बेचे, तो पैसा आया कहां से?
दूसरी बात, पहले हमें बताया था बैंक पैसे दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, लॉस मेकिंग एंटिटी पे कोई पैसे नहीं लगाता। तीसरी बात, वीसी वेंचर कैपिटलिस्ट पैसे लगाएगा। 44 बिलियन के वैल्यूएशन पे कोई पैसा नहीं लगाता चीमा साहब, 1 बिलियन पे लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं होते। वेंचर कैपिटलिस्ट देखता है 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स एग्जिट। तो क्या 44 बिलियन इंटू टाइम 10 टाइम्स के 200 ट्रिलियन पे एग्जिट होगा क्या? 2 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन पे एग्जिट होगा? वो तो संभव ही नहीं है ना, दैट इज नॉट पॉसिबल कि भाई 8 ट्रिलियन, 12 ट्रिलियन या 16 ट्रिलियन पे, वो दुनिया में पॉसिबल ही नहीं आज तक हुआ है। तो अब पैसा आया कहां से, पैसा लगाया किसने, और पैसे लगाने का मतलब क्या? आपको कंपनी चलानी तो है नहीं, क्योंकि आप खुद कह रहे हो भाई ये $8 मैं लूंगा ब्लू टिक के। अगर कल को आपसे गूगल और फेसबुक पैसे लेने लगे, आप अकाउंट रखोगे नहीं रखोगे? भाई पैसे अकाउंट नहीं चाहिए, ले जा अपना पैसा। तो देखिए, इनको कंपनी नहीं चलानी, इनको चाहिए डाटा। बहुत बड़ा पॉलिटिकल टूल है ट्विटर, और ट्विटर से इलेक्शन और ओपिनियंस मैनिपुलेट होती है। इलेक्शन बड़े, एक हमारा 2024 का इलेक्शन है, फिर यूएस में इलेक्शन है। लास्ट टाइम हमने देखा यूएस इलेक्शन में 1-1.5% से मार्जिन में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रह गए। और डेमोक्रेसीज पे अटैक करना है, क्योंकि पैसा सीमा से 50% चाइना दे दिया, 30% डीप स्टेट से, 20% एलॉन मस्क का अपना है। अगर आप गणित निकालेंगे, अर्थमेटिक जोड़ेंगे, आपको मिलेगा। दिस बेस्ड ऑन माई research and based on some sources which have told me what this is where the money has come from, because commercially Twitter is not an entity। और आप उसको देखिए, जिसको कंपनी चलानी नहीं है वो तो लोग निकालेगा, दाएं बाएं कुछ भी करेगा। एक पराग अग्रवाल को निकाला, अब उसको कॉन्ट्रैक्चुअल जो ऑब्लिगेशन है वो भी नहीं दिया। एक इंडियन ऑरिजिन सीईओ को रखा। मुझे 3 दिन पहले कोई पूछ रहा था इंडियन ऑरिजिन सीईओ को क्यों रखा, तब मैं प्रेडिक्ट कर चुका था, मैंने कहा ही विल गेट द डर्टी वर्क डन बाय इंडियन सीईओ। क्यों? इंडियन सीईओ का एक अच्छा नाम है, एक रुतबा है। अब लोगों को फायर फुयर करवाने का काम वो इंडिया को रखेगा, इंडिया के खिलाफ टूल यूज करेगा, इंडियन को सामने रख के करेगा। पूरी गेम यही है। सवाल ये, इट डज नॉट मेक कमर्शियल सेंस टू बाय ट्विटर एट दिस प्राइस, इट यू विल नेवर एवर मेक अ निकल आउट ऑफ इट। और चीमा साहब, चलिए आपके पास $44 बिलियन आपने लगा दिए, यार इतनी हालत तुम्हारी खराब है कि 5-6 महीने और तनख्वाह दे देते, 6 महीने और लॉस कर लेते, देखते हैं। मुझे बताओ, आपने क्या किया? आपने मकान खरीदा और अगले दिन से उसको ढहना शुरू कर दिया। यू बॉट अ वेरी एक्सपेंसिव होटल एंड नेक्स्ट डे व्हाट यू आर स्टार्टिंग, यू आर फायरिंग द पीपल एंड ब्रिंगिंग डाउन द शैंडलियर्स। दैट मींस यू आर नॉट रनिंग। फिर तो आपने होटल चलाने के लिए होटल नहीं खरीदा ना, ट्विटर को चलाने के लिए ट्विटर नहीं खरीदा। और डॉलर की कहानी है, जितना यहाँ अभी लोग इससे पूछते थे भाई तुम प्लेटफॉर्म हो या पब्लिशर हो, कहता था जी कभी प्लेटफॉर्म बनता, कभी पब्लिशर बनता। चलिए हमारे नए IT रूल्स आ गए, हम उसको देख लेंगे अब। बट सवाल ये, डोनाल्ड ट्रंप को ये जब बैन करता तब ये पब्लिशर है, और जब ये कुछ भी फेक प्रोपेगेंडा चला था, आईसिस की सारी रिक्रूटमेंट होती है ट्विटर से, तब ये प्लेटफॉर्म है। अब ब्लूटूथ हैंडल में चीमा साहब दिक्कत क्या है? मान लीजिए आपका ब्लूटूथ हैंडल है, आपने कुछ वीडियो डाला, कल को लोग बोलेंगे कमर चीमा का ब्लूटूथ हैंडल है, वीडियो कैसे डाला? अब ब्लूटूथ नहीं कहेगा, मुझे क्या पता कौन कमर चीमा, किसी ने भी फोटो लगा दी, कोई बना दिया होगा अकाउंट, मैं तो प्लेटफॉर्म हूँ। कहीं ना कहीं ब्लूटिक अकाउंट इसकी एक ना कहीं कहीं इसको दायरे में खड़ा कर देता है। अगर ब्लूटिक ना हो, आप कुछ भी डालो, बोलेंगे मुझे क्या पता कौन था, कहां से आ गए। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने भारत के चुनाव में इंटरफेयर किया, ये जाहिर बात है, राइट? सोशल मीडिया में चीमा साहब एक ही लाइन है, डाटा इज द बिजनेस, यू आर द प्रोडक्ट। तो ये जो 5G जो चाइनीज वाइनीज बंद किए, इसीलिए तो बंद किए गए सारे 5G वगैरह, किस लिए बंद किए गए? वो करना है। तो फिर इसने बोला नहीं मैं बीजिंग में लगा रहा हूँ। अब जो CCP है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो 3 स्टेज पे चलती है। मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, कहानी लंबी है। पहला स्टेज होता है उनका एंटाइजमेंट, लोग को दाना डालना। दूसरा होता है एंट्रैपमेंट, लोग को फंसाना। तीसरा होता है एंड गेम। तो इलॉन मस्क पूरे स्टेज में फंस चुका है। जब वो बीजिंग गया, सब कुछ गया, उसने कारखाना लगाया। उसने क्या किया, जैसे उसने चाइना में मैन्युफैक्चरिंग की, उसने यूएस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी। धीरे धीरे सारी मैन्युफैक्चरिंग को चाइना में लाया। पहले उसकी 30% सेल चाइना में आने लगी, फिर धीरे धीरे सेल बढ़ गई 50% चाइना से। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया, इसका पेज टाइट कर दिया। बोला तुम्हारे गाड़ी में ऑटो पायलट में दिक्कत है, बेल्ट में प्रॉब्लम है। कुछ प्रॉब्लम्स यूरोप और यूएस में भी आई थी। सेल्स थी 18,000 यूनिट, फिर आरजू सेल्स गई करीब 34,000 यूनिट, फिर गई 54,000 यूनिट। जैसे ये करीब इसको 50% पे जब सेल चाइना पे रोका गया, इसका सबसे बड़ा मार्केट निकल गया। एलॉन मस्क लॉस्ट मोर देन 30% ऑफ हिज नेटवर्थ। ये लास्ट ईयर Q1 Q2 की बात है, Q1 Q2 2021। और तभी जब इसका पूरा टाइट खेल गया, तो ये फंस चुका था, ये चाइना की पॉलिसी में फंस चुका था। तभी ये CCP के कसीदे गाने लगा, CCP की तारीफें करने लगा, चाइनीज युआन को सपोर्ट करने लगा, क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने लगा। हमारी नजर तो घूमी थी ऐसा क्यों कर रहा है। उसी दौरान इसने ट्विटर पे एक लड़ाई शुरू की। लड़ाई पे शुरू इसने की, आरजू जी, ये कहता है कि मैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, और ये मोदी जी से मुझे यहाँ परमिशन नहीं दे रहे। और ये जो हमारे नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट से एकदम कूद गए, अब हमारे यहाँ से हमारे, जैसे वो भूल जाते कि वो स्टेट इंडिया में नहीं है, उन्हें लगता वो दूसरी कंट्री है।
तो मैंने सोचा यार अगर इसको काम करना तो मंत्री जी से मिले, निर्मला जी से मिले, ये ट्विटर पे क्या खेल रहा है। तो सोचना पड़ेगा इस पे। हमारे नेशनल टीवी पे इस पे डिबेट थी प्राइम टाइम पे, मैं भी था, 2-4 इधर उधर के भी थे, सीपीएम सपोर्टर वगैरह ये सब। और सबसे बड़ा सपोर्ट इसको कौन करता? ममता दीदी, जिन्होंने नैनो का कारखाना बंद करवाया। नैनो की एक ही कार दुनिया में फेल हुई है, टाटा की नैनो, और उसका पूरा क्रेडिट ममता दीदी को जाता है। दुकान बंद करा दी वहां से। एनीवे, अब ये क्या कह रहा था, मैं आपको गेम प्लान समझाता हूँ। और ये 2021 की बात है। मैंने इस पर आर्टिकल भी लिखा, आरजू जी मैं आपको भेज दूंगा, वो आर्टिकल के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगाएगा, कोई चाहे तो पढ़ लो उसको, उसमें पूरे डिटेल। अब हुआ क्या कि 2021 में इन्होंने, आरजू जी क्या किया, ये कहता था मैं चाइना में गाड़ी बनाऊंगा पूरी और इंडिया में लाऊंगा, तुम मेरे लिए इम्पोर्ट ड्यूटी हटा लो। हमने कहा भाई तेरे लिए इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों हटाया? अगर आप बाहर से गाड़ी लाते हो तो 125-150% इम्पोर्ट ड्यूटी इंडिया में, क्योंकि हम कहते हैं यहाँ ये बनाइए, मेक इन इंडिया। बाकी दुनिया के हर छोटा बड़ा मैन्युफैक्चर इंडिया में बना रहा, तू क्यों लाएगा? कहता तुम्हें ईवी चाहिए। हमने कहा तेरी ईवी नहीं चाहिए, बहुत पड़ी है हमारे पास। हम तो आज बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग भी कर रहे हैं, हमारे पास बायोगैस पावर्ड भी है, सोलर भी है, ग्रीन हाइड्रोजन भी, सब अल्टरनेट एनर्जी के जितने भी सोर्सेज है इंडिया में आ रहे हैं। और टोयोटा ऑलरेडी गाड़ी ला चुका जो हाइब्रिड इंजन पे चल रही है, इथेनॉल या पेट्रोल दोनों में से किसी पे चलेगी। तो इसका गेम प्लान क्या था? ये चाहता था कि हम इसको ड्यूटी एग्जम्पशन दें। अब ड्यूटी एग्जम्पशन देते बाकी भी वक्त हमें भी, तो कोई वियतनाम में बना था, कोई थाईलैंड में बना था, इंडिया में क्यों बनाएगा? अच्छा नहीं देते तो कोई भी कोर्ट में चला जाता, ड्यूटी एग्जम्पशन लेता, भाई इसको दिया हमें भी दे दो, बिकॉज इंडियन सिस्टम इज बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस। ठीक है जी। अब क्या करता है, जैसे ही आप ये गाड़ियां इसके हाथ पैर जमते, एक टाइम ही एकदम 30% मार्केट गिरा देता, प्राइस गिरा देता। सीसीबी का प्लान ये था, पैसे देंगे मार्केट गिरा देगा। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है ऑटोमोबाइल की मैडम 7.5% जीडीपी को कंट्रोल करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडियन कार्स की 7.5% जीडीपी को कंट्रोल करता है और मिलियंस ऑफ जॉब्स देता है, और इसका सीएजीआर केवल 8-10% है, विच इज वेरी वेरी हाई। तो तरीका था कि रोड तो नितिन गडकरी जी बनाएंगे, पैसे मोदी जी दे देंगे, निर्मला जी खजाने में से दे देगी, पर गाड़ी चाइना से आएगी। इंडिया की ईवीज की डिपेंडेंस चाइना पे करना है। वैसे इन्होंने कोशिश की थी हमारे पेमेंट मार्केट में, कुछ अमेरिकन कंपनीज और कुछ चाइना के जो फ्रंट यहाँ की कंपनीज है उनके थ्रू इंडिया का मार्केट कैप्चर करे। पर मोदी जी ने तब यूपीए और बीम लाए थे और इनके इरादे पस्त हो गए थे। अब यही काम करना था। तो लकली मैं जब डिबेट पे गया तो मैं पूरा तैयार होकर गया, मैंने सारा डाटा देखा और फिर मैंने नेशनल टीवी पे बताया। और देखिए, एलॉन मस्क के खिलाफ बोलना कोई आसान काम नहीं है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, पर हमें कोई चिंता है नहीं, जहाँ देश की बात आती है कोई भी हो। और फिर मैंने ये आर्टिकल लिखा आरजू जी, इसमें सारी चीजें डिटेल आउट की, और मैंने ये आर्टिकल मोदी जी को, निर्मला जी को, एचएमओ को और जितने भी लोग इंपॉर्टेंट है सबको टैग किया, बाकायदा भेजा। और गार्डियन ने मेरा आर्टिकल छापा विदाउट एनी एडिट, एक लाइन उन्होंने एडिट नहीं की। और हुआ क्या, आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू, 10 या 12 दिन बाद इंडिया की पॉलिसी बोला यहाँ कोई ड्यूटी कम नहीं होगा, अगर तुझे यहाँ मैन्युफैक्चर करनी, तुझे $1 बिलियन का स्पेयर पहले लोकली खरीदना पड़ेगा, सो दैट वी नो योर इंटेंशंस आर व्हाट। जैसे बोला मैं, मुझे यहाँ नहीं है। हमने कहा भाई हमें तेरी जरूरत नहीं, तुम्हें हमारी जरूरत है, वी आर द बिगेस्ट टीवी मार्केट इन द वर्ल्ड। तो तब से ये चाइना के रस्से कशे में फंस गया, मतलब चाइना से जहां चाहे वहां घुमाए। और इसी को यूज किया गया ट्विटर के एक्विजिशन के लिए। पहले जब इसको यूज किया गया तो चाइना ने बोला हम पैसे देंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्यों। तब खबर यही थी जी जेपी मॉर्गन वगैरह बैंक पैसे दे रहा है। मैडम, बैंक लॉस मेकिंग एंटिटी के तो पैसे नहीं देता। अब रहा वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट के पैसे देगा। अगर वो 44 बिलियन की वैल्यूएशन में एंटर करेगा, इसकी कोई 4 ट्रिलियन वैल्यूएशन थोड़ी ना होगी, तो एग्जिट करेगा। वो तो किसी की है ही नहीं दुनिया में। अगर 1 ट्रिलियन पे भी एग्जिट करेगा, इतना पैसा लगाना एट डबल द वैल्यूएशन इज 100%। कोई भी चीज में पैसा नहीं लगाएगा। बैंक पैसे लगा नहीं रहा, वीसी पैसे लगा नहीं रहा, तो पैसे आ कहां से रहे? पैसे लगाने वाला एक ही बचा फिर, शी जिनपिंग। और जब शी जिनपिंग, जब चाइना में मेल्ट डाउन आया तो फिर इसने बहाने बनाने शुरू कर दिए, नहीं मैं नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, लीगल ये सब चलता रहा। उसके बाद क्या होता है अर्जुन जी, जैसे पॉलिट ब्यूरो में शी जिनपिंग की 3rd टर्म पक्की होती है, यहाँ खबरें आने लगती है ट्विटर का हिसाब किताब बन रहा है। और वहां खबर आती है कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से बातें करने लगते हैं। होजिनटाओ को उठा के निकाला जाता है सीसीबी अधिवेशन से। तो ये सब चीजें जब हुई, तो अब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो मैंने रिसर्च किया, कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन भी है, 50% पैसा चाइना ने लगाया, 30% पैसा डीप स्टेट से आया और 20% पैसा एलॉन मस्क ने लगाया। क्योंकि एलॉन मस्क के पास पैसे आने का एक ही तरीका, अगर वो टेस्ला के शेयर बेचे। अगर वो टेस्ला के शेयर बेचता तो मार्केट में पता लगती। शेयर तो उसने बेचे नहीं। $44 बिलियन लाने का तरीका है, बैंक देगा नहीं, लोन मिलेगा नहीं, वीसी लगाएगा नहीं, तो पैसा तो कहीं से है। अब चाइना की मंशा क्या है? हमारा 2024 का आने वाला इलेक्शन, और यूनाइटेड स्टेट्स में भी 2 साल बाद इलेक्शन है।
दो बड़ी डेमोक्रेसी से कॉर्ड में हर जगह साथ आ रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए? बीजेपी को रोकना, मोदी को रोकना है और वहां ट्रंप को आने नहीं देना है, ये मंशा है। डेमोक्रेसीज में जहां फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उनके टूल को यूज करके उनकी वाट लगानी, ये शिंजो ने उन्हें सिखाया था। तो इलॉन मस्क हमें कह रहा था, भाई मेरे पास टेस्ला, तुम मुझे आने दो। गेम प्लान क्या था चीमा साहब? गेम प्लान सिंपल था, चाइना से इंपोर्टेड गाड़ी यहाँ लाएगा, जब वो लाएगा तो फिर हर कोई, जितने भी इंडियन आउट इंटरनेशनल मैन्युफैक्चर, सारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सब कोई इधर से गाड़ी बनाता, कोई उधर से गाड़ी बनाता फिर और यहाँ लाता। और जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जिसका 7.5% जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, इतने जॉब्स देता है, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, सारी रुक जाती। और कुछ टाइम बाद इसका प्लान क्या था? कुछ टाइम बाद इसका प्लान था कि जैसे ही एक लेवल पे प्रोडक्शन आएगी, ये प्राइस गिरा देगा 30-40%। पीछे सीसीबी का पैसा लगा इस पे। मैंने एक आर्टिकल लिखा था गार्डियन में, करीब 1 साल पहले लिखा, सबको टैग किया, प्रधानमंत्री जी को टैग किया, निर्मला जी को टैग किया, पीएमओ को, सबको टैग किया मैंने। और उसके आई एम हैप्पी टू टेल यू, उसके 10 दिन बाद इंडिया ने बोला कि भाई आपको अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको $1 बिलियन के पहले स्पेयर लाने पड़ेंगे, और इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की बात ही छोड़ो। प्लान सिंपल था, गाड़ियां, सड़कें हम बनाए, पैसा हम दे, पर गाड़ी चाइना से आती, और उतनी आती और तब तक आती जब तक इलॉन मस्क के पीछे जो जी जिनपिंग की चाबी जो बरता वो चल रहा था।